मेरे विद्यार्थियों, आप लोग, मुझे मालूम है आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप लोगों को किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं आज आप लोगों को क्लास 10 के जो बच्चे हैं, तो मैं उन लोगों के लिए आज मैं हिंदी का जो विषय है मैं उसे पढ़ाऊंगा। और मैं जो आप लोग को जो पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ, तो जो वह पाठ है तो आपको बहुत अच्छा पाठ है। एक गरीब और एक अमीर के बारे में आप लोगों के लिए पढ़ना है कि जो यह पाठ है, तो इस पाठ में आप लोगों को किसके बारे में पढ़ना है। आप लोग इस पाठ को, इस कहानी को ध्यानपूर्वक माने समझिएगा और समझिएगा, कोशिश कीजिएगा, ताकि आप लोग जितने बेहतर से समझिएगा उतने बेहतर आप लोगों के लिए अच्छा होगा। आप लोग किस पर कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं आप लोगों को आशा और विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग जब इस पाठ को ध्यानपूर्वक से समझिएगा तो आप लोग किस पर कोई दिक्कत नहीं होगा। और मेरे विद्यार्थियों, आप लोग मन थोड़ा सा घबराइए मत। मैं हिंदी का भी बना रहा हूँ वीडियो, और मैथ का भी, और साइंस का भी, सबका मैं वीडियो बना रहा हूँ। और सबका वीडियो बना कर मैं आप लोग को इंटर को, मैट्रिक को, जितने 7th क्लास के बच्चे हैं, इंटर से लेकर 9 से लेकर इंटरमीडिएट तक, मैं सभी बच्चों को पूर्ण सने की हर तरह से सुविधा देना चाहता हूँ कि जो मेरे बच्चे हैं तो उनको किस पर कोई दिक्कत ना हो। और मैं आप लोगों को मैंने हर सुविधा, हर व्यवस्था देना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जहाँ भी हों वे कृपया वे अपना पढ़ें। और उनके पास अगर उनके पास यानी कि बड़े भाई के पास मोबाइल हो, उनके माता पिता के पास अगर मोबाइल हो, तो अगर वे जानते हैं मेरे कोचिंग में पढ़ते होंगे, तो उनके लिए कृपया, माता पिता के लिए रिक्वेस्ट है, बड़े भाई के लिए रिक्वेस्ट है, कृपया उन लोगों को मोबाइल दे दीजिएगा। और उन लोगों को थोड़ा सा जो पढ़ाई है, उन लोगों की पढ़ाई रुके मत, उन लोगों को जो पढ़ाई हो सिलसिला वो शुरू रहे। और मेरे विद्यार्थी देखिए, आप लोग थोड़ा सा ये गलती कर देते हैं। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग को जो मैं वीडियो बनाकर भेजता हूं तो आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। अरे आप लोग थोड़ा सा इस वीडियो को आगे बढ़िएगा, तब तक सब बच्चे जानेंगे। अगर नहीं बढ़ाइएगा तो क्या सब बच्चे जानेंगे। इसीलिए थोड़ा सा मेरे बात को समझिए, सोचिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर इतना मैं मेहनत करता हूँ किसके लिए, आप लोगों के लिए, अपने लिए तो नहीं ना। मैं अधिकतर अपने बच्चों के लिए खुद दिन भर वीडियो बनाता हूँ, दिन भर उन लोगों के लिए मैं वीडियो बनाकर भेजता हूँ कि मेरे बच्चों को किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। मैं घर पर ही रहकर मैं बच्चों को हर सुविधा, हर व्यवस्था दे दूं, ताकि मेरे बच्चों को किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। मेरे विद्यार्थियों, आप लोग जुनून से, उत्साह के साथ घर पर पढ़िए, मेहनत कीजिए। और मैं आप लोगों को प्रतिदिन हमेशा वीडियो बनाकर भेजता रहूंगा। और आज का जो हम लोग का जो लेक्चर रहेगा, जो पढ़ाई रहेगा, ठीक है, जो मैं आप लोगों को जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो मैं हिंदी पढ़ाऊंगा। और मैं बहुत अच्छा पाठ पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोग जब इस पाठ को सुनिएगा, समझिएगा। मैं आप लोगों को तो कोचिंग में पढ़ा दिया हूँ, बता दिया हूँ, बाकी आप लोग पुनः इस पाठ को पढ़े, रिपीट कर लीजिए। इस कहानी को याद करने से नहीं होता है कि याद कर लीजिए, कहानी को एकदम पूर्ण से एकदम दिमाग में रख लिए, अच्छे तरह से सुन लीजिए। आप लोग को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग को एकदम समझ में आ जाएगा कि जिंदगी में नहीं भूलिएगा। ठीक है, आप लोग खुद जानते हैं। अब उसे मुझे कहना क्या है। ठीक है बाबू, अब देखिए मैं सीधे आप लोग को विषय वस्तु पर चलता हूं। जो आज का जो हम लोग का विषय वस्तु होगा, ठीक है, क्लास 10 का हम लोग क्या वो पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे। आज हम लोग का जो लेक्चर है वो हिंदी पर रहेगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग एकदम ध्यान से सुनिए। ठीक है, मैं आप लोगों को सरल से सरल भाषा, ठीक है, सिंपल से सिंपल तरीका से बताने का कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार कोई दिक्कत न हो। और आप लोग को जहां भी दिक्कत हो, आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को पुनः फिर से बताऊंगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना जी। उसी प्रकार से बाबू समझने का कोशिश करो। उनके थोड़ा सा हम जीवन चरित्र चलते हैं बाबू। जीवन चरित्र बताने के बाद हम लोग तुरंत उनके जो कहानी है, मैं उस कहानी को आप लोग को एकदम बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बेहतर ढंग से बताऊंगा, कि ताकि आप लोग जिंदगी में नहीं भूलिएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा जीवन पर चर्चा करते हैं। आज का जो हम लोग विषय पढ़ेंगे बाबू, वो हिंदी पढ़ेंगे। कौन पढ़ेंगे, हिंदी। देखिए 20 के दांत, मैं आप लोगों को कहानी का बताऊंगा, 20 के दांत पढ़ाऊंगा। ठीक है, 20 का दांत आप लोग को मैं कोचिंग में पढ़ा दिया हूँ, उसके बारे में बता दिया हूँ। बाकी पुनः आप फिर से पढ़िए, ताकि आप लोग भुला गए होंगे, और फिर से आप इसको सुन लीजिएगा, दिमाग में रख लीजिएगा, तो आप लोग कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा। इसीलिए जो है उसको वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, एकदम लास्ट तक देखिए। और मैं आपको अभी को बताया ना कि वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, तभी तो थोड़ा सा हमारा भी पढ़ाने में मन लगेगा, कि ताकि मेरे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, हमको भी पता चल जाएगा कि मेरे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं।
मुझे कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और जब तक बच्चे कुछ करबे नहीं करे, शेयर कमेंट करबे नहीं करेंगे, तो बताओ हमें क्या पता चलेगा? कुछ पता चलेगा कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? कुछ भी नहीं पता चलेगा। इसीलिए कमेंट करते रहो बाबू, ठीक है। देखिए इधर समझिए, जो बता रहा हूं उसे ध्यान से, ठीक है बाबू। देखिए हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? 20 के दांत। 20 के दांत पढ़ेंगे। 20 के दांत कहानी का लेखक कौन है? देखिए नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत कहानी का लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत कहानी का लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है बाबू। देखिए नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। किसका हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था, ठीक है विद्यार्थियों, ठीक है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। उनके माता और पिता का क्या नाम था? तो देखिए मैं बता रहा हूँ उनके माता और पिता का क्या नाम था। देखिए जो बिलोचन है तो बिलोचन के माता का नाम, ठीक है, और पिता का नाम। तो देखिए जो उनके पिताजी थे तो पिता का नाम रामावतार शर्मा, ठीक है बाबू। पिता का क्या नाम था? रामावतार शर्मा। और जो उनकी जो माता जी थी तो माता जी का क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। जीवनी आप लोग देखे ना बोर्ड में, 2 जीवनी पूछा था, ठीक है ना। एक इंटरमीडिएट में पूछा था और एक मैट्रिक में पूछा था, इसलिए थोड़ा सा जीवनियों को याद कर लीजिए। उसके बाद बीच की कहानी तो कौन से आएगी, आंख मूंद कर बना दोगे, ठीक है ना, कोनो दिक्कत भी नहीं होगा, ठीक है। और एक बार ध्यान सुनोगे ना बाबू तो बिहार बोर्ड में 84-86 याद दोगे, ठीक है। परसेंट ला वो खाली एक विषय में बता रहे हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक से समझो। तो लोग जानते ही हो कि हम लोग कोचिंग के बच्चे जो होते हैं कितना बेहतर रिजल्ट लाते हैं, कितना अच्छे मार्क्स लाते हैं, ताकि उससे मन सुनकर गदगद हो जाता है रिजल्ट को, ठीक है। उसी प्रकार से अच्छा मार्क्स लाने के लिए कोशिश करो, ठीक है बाबू। देखिए उनका निधन कब हुआ था? किसका? नलिनी बिलोचन शर्मा का निधन 12 सितंबर 1961 ईस्वी में, ठीक है बाबू। 12 सितंबर 1961 में क्या होता? नलिनी बिलोचन शर्मा का निधन हुआ था, ठीक है बाबू। जन्म स्थान कहाँ पर होता? पटना के बंदरघाट में क्या होता? उनका जन्म होता है। पटना के बंदरघाट में क्या होता? उनका जन्म हुआ था। मैं पुनः अब आप लोगों को कहानी बता रहा हूं, ठीक है। ध्यान से कहानी को सुनिएगा, कहानी आप लोग एकदम समझ में आ जाएगी। अगर जहां पर नहीं से कहानी समझ में आएगी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को फिर से पुनः बताने का कोशिश करूंगा बाबू, ठीक है विद्यार्थियों। मैं बता रहा हूँ नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है। यह सेन साहब से कहानी ले गई, इसका लेखक है 20 के दांत, ठीक है ना बाबू। सेन कहा जाता है कि बहुत ईमानदार क्वेश्चन आता है कि इस कहानी का नायक कौन है? इस कहानी का नायक कौन है? आप लोग क्वेश्चन भी आप लोग किताब में उठाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन भी है कि इस कहानी का नायक कौन है, तर्क उत्तर दें, ठीक है। तो नायक मतलब जानते हैं हीरो, तो इस का नायक कौन है? हीरो कौन है? मदन। मैं आप लोग को मदन के बारे में बताऊंगा कि मदन कौन था, ठीक है बाबू। मैं सीधे कहानी को शुरू कर रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं लेक्चर दूंगा तो ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए कहानी को बता रहा हूँ। देखिए सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, एकदम अच्छा समझ में आएगा। अगर जहां पर अगर नहीं समझ में आएगा तहां पर तुरंत कमेंट कीजिएगा, ठीक है बाबू। सेन साहब जी एक अमीर व्यक्ति थे। सेन साहब जी एक अमीर व्यक्ति थे। सेन साहब जी एक अमीर व्यक्ति थे और उन्होंने फिर हाल में, सेन साहब जी एक अमीर व्यक्ति थे और उन्होंने फिर हाल में एक मोटर कार खरीद कर लाए थे। सेन साहब जी एक अमीर व्यक्ति थे और उन्होंने एक मोटर कार खरीद कर लाई हुए थे। और जो मोटर कार थी तो उन्होंने मोटर कार को 7,500 में खरीद कर उन्होंने लाए थे। और जो कार थी तो कार का जो रंग था वह काला रंग का था। जो बाबू कार का जो रंग था वह काला रंग की जो कौन सी कार थी, और उस कार पर ठीक जो सेन साहब जी बहुत नाच करते थे और गर्व करते थे। और जो कार थी तो कार बंगले में खड़ी थी और जिस प्रकार से कहा जाता है कि उसका चमक धमक ऐसा था कि कोई व्यक्ति उसमें अपना जिस प्रकार से दर्पण में मुंह देखता है उसी प्रकार से उसमें उसका चेहरा झलक जाता है। और जो वह गाड़ी थी, जो कार थी,
तो वह अभी एकदम न्यू मॉडल का खरीद कर आई हुई थी और उस कार पर सेन साहब जी बहुत गर्व करते थे। और जो कार थी तो कार को उन्होंने शोफर से बोल दिए थे कि जो शोफर का मतलब होता है ड्राइवर। मेरे बेटा मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सेन साहब जी एक अमीर व्यक्ति थे और उन्होंने फिलहाल में एक न्यू मॉडल कार खरीद कर लाए थे। कितना में? 7,500 में। और वह कार बरौंदे में खड़ी थी और कार का जो रंग था वह काला रंग का था। जिस प्रकार से कहा जाता है कि कोई अरे जो पक्षी है, पक्षी में से कोयल कि कब अपने घोंसले से फरार हो जाती है कोई नहीं बता सकता है। उसी प्रकार से उन्होंने जो सेन साहब भी थे तो उसी प्रकार से उस अपने गाड़ी पर नाच करते थे और गाड़ी से बहुत प्रेम करते थे। और जो सेन साहब जी थे तो वही सेन साहब जी ने जो गाड़ी थी तो उनकी गाड़ी की चमक ऐसी थी कि उसमें कोई व्यक्ति अपना चेहरा देख सकता है कि जिस प्रकार से दर्पण में चेहरा को देखा जा सकता है उसी प्रकार से उसमें चेहरा तक झलक जाता था। और जो गाड़ी थी तो गाड़ी से सिर्फ सोफर का मतलब होता है विद्यार्थियों ड्राइवर। सोफर का मतलब क्या होता है? ड्राइवर। उन्होंने ड्राइवर को कह दिए थे कि देखो इस गाड़ी पर थोड़ा सा भी खरोच धब्बा नहीं आनी चाहिए। अगर थोड़ा सा खरोच अगर धब्बा आ जाता है तो तुम लोग का खजमियत है वो ठीक नहीं होगा। इसीलिए गाड़ी पर थोड़ा सा खरोच धब्बा नहीं आनी चाहिए। अंत उसका जो अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा, उसका परिणाम बहुत बुरा हो जाएगा। इसीलिए गाड़ी का जो देखभाल है वो अच्छे से और सतर्क से करना। मेरे विद्यार्थियों क्या हुआ कि जो सिर्फ जो गाड़ी से जो डर था वह किससे डर था? खोखा से। क्योंकि खोखा किसका नाम है? खोखा बोलते हैं कि खोखा जैसे कासू का दूसरा नाम है खोखा। तो जो सेन साहब जी का जो पुत्र था तो सेन साहब जी का पुत्र का नाम कासू था और सेन साहब जी का जो एकलौता पुत्र था वह कासू था। और गाड़ी को अगर खरोच थी तो किससे? कासू से। मेरे विद्यार्थियों सेन साहब जी का जो पुत्र था कासू जिसे हम खोखा बोलते हैं वह उनके बुढ़ापे का आंखों का तारा था। क्योंकि वह सेन साहब जी का एक ही पुत्र था और एकलौता पुत्र था। सेन साहब जी के 5 पुत्रियां थीं। 5 पुत्रियां सुशील थीं, कठपुतलियां थी। वे घर के किसी सामान को तोड़ती फोड़ती नहीं थी और घर को साफ सुथरा से कर उस सामान को उचित स्थान पर रख देते हैं। अगर घर से अगर कुछ सामान तोड़ फोड़ जो करता था तो वह खोखा करता था, कासू करता था। क्योंकि जो कासू था तो वह बदमाश लड़का था। मेरे विद्यार्थियों जब मिस्टर मिशन जब सेन साहब के घर पर आते हैं तो ये बोलते हैं कि आपने लड़कियों को जो आप उनकी जो लड़की थी तो लड़कियों को कुठपुतलियां कहा जाता है और सुशील थी, सीधी सादी थी, जो उनके माता पिता थे उस पर गर्व करते थे, विश्वास करते थे कि ताकि वे जितने सब घर के काम काज था उसे अच्छे ढंग से करती थी। वे किसी भी सामान को तोड़ती फोड़ती नहीं थी और उसे एक अच्छे जगह पर उचित स्थान पर रख देती थी। मेरे विद्यार्थियों क्या हुआ कि जो सेन साहब जी थे तो सेन साहब जी से मिस्टर मिशन जी थे तो उन्होंने पूछते हैं कि बताइए कि आप लड़कियों को यानी शिक्षा के मामले में ये तो ठीक है वो पढ़ लिख रही हैं, बाकी इसके अतिरिक्त तो लोग कुछ और भी सिखा पढ़ा रहे हैं कि नहीं? तो सेन साहब जी बोलते हैं कि नहीं भी तो मैं इन लोगों को पढ़ा लिखा रहा हूँ। बाकी बोले नहीं, लड़कियों को पढ़ाई लिखाई के साथ क्या जरूरी है बाबू? एक्सरसाइज, व्यायाम। और खेलेगी कूदेगी तो शरीर क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। इसीलिए उनको बोलते हैं कि नहीं लड़कियों को खेलना कूदना चाहिए। विद्यार्थियों क्या हुआ कि वही जो सेन साहब जी थे, ठीक, तो सेन साहब जी थे तो अपने कुछ लड़कियों पर बहुत गर्व करते थे, लड़कियों पर विश्वास करते थे। जो उनके जो क्या हुआ कि जो उनके कुछ मित्रों ने क्या किया, मित्रगण और जो कुछ लोग मित्रगणों ने मिलकर
क्या किया कि कुछ अपने बच्चों के बारे में ड्रेसिंग रूम में बैठकर कुछ बच्चों के बारे में उन लोगों ने बातचीत कर रहे थे कि आपका बच्चा क्या बनेगा पढ़कर, आपका बच्चा क्या बनेगा। तो सेन साहब जी बोले कि नहीं नहीं, उनके सेन साहब जी से नहीं कि थोड़ा सा मुंह से बात निकले कि नहीं मेरा बच्चा तो पढ़ लिखकर इंजीनियर बनेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा, डॉक्टर बनेगा। हाँ, इसका माने जो कुछ पढ़ने के लिए सो पढ़ सकता है, उसके लिए थोड़ा रोक छेक नहीं है। तब तक क्या हुआ कि जो उनके रिलेशन के जो एक पत्रकार साहब थे, तो वो पत्रकार साहब थे तो अपने साथ एक छोटा सा बच्चे को 5-6 वर्ष का बच्चा था, उसे अपने साथ लाए हुए थे। तो जो बच्चा था थोड़ा सा वो फुर्तीला का काम अपना कर देता है। जब फुर्तीला काम कर देता है तो भाई जितने सब लोग जो उनके दोस्त थे, साथी थे, तो ये बोले कि शायद लगता है ये जो लड़का है वो पढ़ता लिखता है, इसलिए तो इसके पास क्या है, टैलेंट है, एक्टिव है। और थोड़ा सा कुछ एक्टिव वो काम कर दिया, उसका थोड़ा सा तारीफ होने लगी। तब तक क्या हुसैन साहब जी बोले कि नहीं, हमारा जो भी पुत्र है वो किसी से कम नहीं है, मैं भी अपने पुत्र कासू को पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाऊंगा, उसे बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा, बिजनेसमैन बनाऊंगा। और उसका इच्छा पर आधारित है कि वो जो चाहेगा सो पढ़ सकता है, उसके लिए थोड़ा सा रोक छेक नहीं है, वो जो चाहेगा सो अपना पढ़ सकता है। जब तक अपना बात विचार होता रहता है तब तक क्या होता है कि पीछे से कुछ ड्रेसिंग रूम से बाहर क्या होता है कि थोड़ा सा शोरगुल आवाजें सुनाई देने लगी। जब सुनाई देने लगती है तो क्या होता है विद्यार्थियों कि सेन साहब जी ने वहां से उठकर तुरंत ड्रेसिंग रूम से क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। तब तक क्या हुआ कि जो उनके मित्र थे वो लोग भी कौची, जब ये बाहर चले जाते हैं तो उनके मित्र भी कौची उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। और सेन साहब जी देखते हैं तो कौची एक 5 या 6 वर्ष का लड़का है, जो उन्होंने जो उसी जो 5-6 वर्ष का लड़का था तो उसी का नाम था मदन। ठीक, तो वही जो एक औरत है और वो कौची सोफर से अझुरा रही है, यानी झगड़ा कर रही है, गपशप कर रही है। तब तक क्या हुआ कि जो सोफर था, सोफर मतलब ड्राइवर होता है, तो सोफर ने तुरंत सेन साहब जी के यहाँ जग गया और सेन साहब जी जाकर कहता है देखिए साहब जी, मैं बार बार ए मदन को मन कर रहा था कि ताकि तू गाड़ी को मत छुओ, अगर तुम गाड़ी को छुओगे तो गाड़ी पर धब्बा जाएगा, खरोच आ जाएगा और सेन साहब जी हमें डांट लगेंगे, बोले लगेंगे साहब जी, इसीलिए कृपया मैं इससे मना कर रहा था कि गाड़ी को तुम मत छुओ। बाकी हमारे हमारे कहने पर भी या हमारे कहने के बावजूद भी जो मदन नहीं मान रहा था और बार बार गाड़ी को छूने का प्रयत्न कर रहा था। और जब सेन साहब जी को जब मदन की माँ जब देखती है तो वो सोचती है कुछ सेन साहब जी बोलेंगे, बाकी सेन साहब जी कुछ नहीं बोलते हैं। जो सेन साहब जी की जो मुख ओठे जो दबा रह गई सो दबा ही रह गई, वे कुछ बोले नहीं। वो सोची कुछ बोलेंगे कुछ कहेंगे, बाकी वो कुछ सेन साहब जी बोले नहीं। और सेन साहब जी बोलते हैं कि देखो मदन की माँ, तुम इस मदन को समझा दो, बुझा दो अच्छे ढंग से, ताकि आइंदा आज के तारीख से वह ऐसा हरकत गलती कभी ना करे। अगर ऐसा हरकत गलती करता है तो इसका अंजाम बहुत भारी हो जाएगा, इसीलिए इसे समझा दो और समझा बुझा दो कि ऐसा यह गलती ना करे। विद्यार्थियों क्या हुआ कि वहां से मदन और जो मदन की माँ थी वे दोनों चले गए। जब ये चले जाते हैं तो जाने के बाद क्या होता है कि शायद जो मदन था तो मदन के घुटने से रक्त बह रहा था, क्योंकि शायद जो ड्राइवर था उससे मदन को ढकेल दिया था और उसे चोट लग गई थी, इसीलिए शायद मदन के घुटने से रक्त बह रहा था। विद्यार्थियों क्या हुआ कि मदन और उसकी माँ घर पर चले गए। जब घर पर जब चले जाते हैं तो क्या हुआ कि जो मदन के जो पिताजी थे, तो मदन के पिता का नाम था गिरधर लाल। जो मदन के जो पिता थे तो मदन के पिता क्या नाम था, गिरधर लाल। गिरधर लाल जी ने सेन साहब जी के यहाँ क्लर्क यानी किरानी का काम करते थे। जो सेन साहब जी के यहाँ कौन, मदन के पिता का नाम था गिरधर लाल, और गिरधर लाल ने कहा किसके यहाँ, सेन साहब जी के यहाँ कुछ का काम करते थे, क्लर्क यानी किरानी का काम करते थे। तो क्या हुआ कि जब जो गिरधर लाल जी थे तो उन्होंने जब अपना ड्यूटी कर रहे थे, तो जब ड्यूटी से जब आ रहे थे तो क्या हुआ कि सेन साहब जी ने उस गिरधर लाल जी को बुलाते हैं और बुलाने के बाद गिरधर को समझाते हैं, बोलते हैं देखो गिरधर, जो तुम्हारा लड़का है मदन वो बहुत चुल्ली बदमाश है, क्योंकि वो सोफर से झुरा गया था। सोफर उसे बार बार मना कर रहा था, वह नहीं मान रहा था और वह गाड़ी को छूने का प्रयत्न कर रहा था, कोशिश कर रहा था। और जो मदन जो सोफर था, ड्राइवर था, उसे मना कर रहा था और माना करने के बावजूद भी वह नहीं मान रहा था। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं
कि उस मदन को समझा दो, अच्छे ढंग से समझा दो, ताकि वैसा वो गलती न करे। क्योंकि अगर तुम उसे नहीं समझाओगे, उसके प्रति अगर दबाव नहीं रखते हो, डांट देवेर नहीं करते हो, तो जो मदन है तो ऐसे ही लड़के अगर ऐसे लड़के पर अगर दबाव नहीं रहता है तो ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, बदमाश, डाकू बनते हैं। इसी प्रकार से उसे समझा दो। क्या हुआ विद्यार्थी, जब उन्होंने कह दिया तो क्या हुआ, कहने के बाद वही जो मदन था, नहीं कासू, जो कासू था, तो कासू क्या हुआ कि अपने मित्रों के साथ अवारगी मित्रों के साथ वह लट्टू नचा रहा था। जब वह लट्टू नचा रहा था तो क्या हुआ कि मदन और कासू किसी प्रकार से खेलते कूदते वह गली से बाहर चला आया। जब गली से जब बाहर वह चला आता है, जब वह बाहर चला आता है तो क्या होता है कि वही जब बाहर चला आता है तो कुछ साथियों से बोलता है कि लड्डू हम भी खेलेंगे। तो जो उनके साथी थे वे बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें हम लड्डू ये सब नहीं खिलाएंगे। तो जो वह बहुत रोब में बोला, तो जब रोब में बोलता है तो मदन भी कहाँ किसी से मानने वाला, मदन भी कहाँ किसी से मानने वाला, उनसे भी मदन बहुत बीस था और कौची बहुत चुली और बदमाश था। मदन के पास जाता है कौन, कासू। तो मदन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें किसी भी हरगिज मैं तुमको किसी भी हालात में मैं तुम्हें लड्डू नहीं खिलाऊंगा। तुम लड्डू क्या खेलोगे, तुम जाकर अपने पिताजी और अपने बाप के जाके गाड़ी पर बैठो, तुम लड्डू क्या खेलोगे। तब तक क्या हुआ, कितने में जो कासू था वह मदन को एक घूसा मार देता है। जब मदन को मार देता है एक घूसा, तब तक क्या होता है कि मदन भी उन पर हावी बोल दिया। हावी बोलकर दोनों में युद्ध होने लगा, द्वंद्व युद्ध हुआ। और दोनों जो उनके मित्र थे मदन का, जितने सब लड़के, वे द्वंद्व युद्ध का मजा ले रहे थे, आनंद ले रहे थे, और दोनों सब लोग मिलकर युद्ध, इन दोनों का द्वंद्व युद्ध देख रहे थे। मदन उनको बहुत मारा, कासू को इतना पीटा कि लास्ट में वे अपना घर छोड़कर वहां से अपना जान बचाकर वे अपने घर की तरफ भागे। इसीलिए कहा जाता है बाबू कि अगर सेन साहब जी के अगर द्वार पर झगड़ा किया होता तो मदन मारा गया होता, क्योंकि वहां पर अमीर लोग थे, इस मदन को मार देते। इसीलिए ये तो बाहर चले गए थे और मदन ने इनको खूब पीटा। इन्होंने दोन दबाकर वहां से क्या हुए, अपना की घर जान बचाकर क्या किया, मदन ने अरे कासू ने अपना जान बचाकर वहां से भाग गया। कहा जाता है कि हंस के जमात में शामिल होने के लिए कौवे और हंस के जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया। आता है प्रसंग, व्याख्या करें। ये क्वेश्चन है तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन टोटल बता दूंगा। क्या हुआ विद्यार्थियों कि जब क्या करता है, तो जब कासू को मार देता है, जब कासू को मारता है तो यह पता किसको चला गया, सेन साहब जी को चला गया। जब सेन साहब जी को चला गया तो सेन साहब जी के यहाँ जो गिरधरलाल जी काम करते थे, तो गिरधरलाल जी अब जान गए कि जो हमारा जो बेटा मदन है वो कासू को बहुत मारा है, और उसके बाद तो हमारा छुट्टी तो जरूरी है। बाकी जब उसे मदन जब कासू को मारता है तो घर पर नहीं जाता है, वह 9-10 बजे रात तक से इधर उधर वह भटकता रहता है और उसे बहुत जोर से क्या भूख लगी होती है। जब उसे भूख लगी होती है तो उन विद्यार्थियों क्या होता है, वह जब 8-9 बज जाता है तो पहले वो रसोई घर में जाता है। वह जानता है कि आज हम पिटाई करेंगे, कहीं कि वो कासू को मारा था और उसका काम था रोज कौच, वो भी लतौर था और रोज वह कौची वह उसका भी पिटाने का आदत था। जब वह पहले रसोई घर में जाता है, पहले बैठकर अस्थिरता भोजन करता है, और करने के बाद घर में क्या था, अनार था, और जो गिरधर थे और मदन के माता और पिता दोनों बैठकर घर में बातचीत कर रहे थे। और मदन जब भोजन खा लेता है तो उनको बातचीत सुनने के लिए एकदम चुपचाप जाकर खड़ा होकर एक कोण पर बातचीत सुनता है कि जो माता पिता हैं तो हमारे बारे में शायद बतिया रहे हैं या किसके बारे में बतिया रहे हैं। तो जब मदन खा पीकर जब आ रहा था, अंधार था, तो उस आंगन में एक लोटा रखा हुआ था, और उस जो लोटा था तो मदन के पैर से लग जाता है। जब मदन के पैर से लग जाता है तो वहां पर थोड़ा सा जिससे कुछ आवाजें सुनाई दी। तब तक क्या हुआ कि मदन के जो पिताजी थे और उनके माताजी, तो उन दोनों ने घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखे कि मदन वहीं पर क्या है, खड़ा है चुपचाप।
तो खड़ा है। तो मदन तब सोच लिया कि अब हमारा खिदमत जो है सो बन गई, क्योंकि अब पिताजी हमको बेपीटे छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए जो मदन था वो चुपचाप एकदम बेचारे की तरह का हो गया, खड़ा हो गया। जब वह खड़ा हो जाता है तो मदन के जो पिताजी थे गिरधर लाल, तो उन्होंने मदन को पीटते नहीं है और मदन को उन्होंने गले लगाते हैं और वाह वाह बेटे करते हैं, उसे शाबाशी देते हैं कि तूने एक अमीर के लड़के को लड़के का छक्का छुड़ा दिया। मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ कि जब ये सब कहानी जब खत्म हुई तो उसके बाद में सेन साजू के जितने सब मित्र थे, उन्होंने क्या हुआ कि जब जाने लगे तो जाने के बाद क्या हुआ कि जो कासू था, कासू था, तो कासू ने क्या किया कि वह बचपन से ही कोची था, वो चुल्ली और बदमाश लड़का था। और उससे अस्वाभाविक रूप से देखा जाए तो बाहर के घर के मामले से तो अपवाद ही था, बाकी बाहर के मामलों से भी वह अपवाद था। विद्यार्थियों, क्या हुआ, कोई जो सबकी जो गाड़ी लगी हुई थी बरौंदे में, आज जब लगी हुई थी तो क्या हुआ कि जो मदन था, अरे कासू था, तो जो गाड़ी की जो बत्ती थी पीछे, उसे वह जो लाल रंग की जो बत्ती थी, आप लोग देखिए ना गाड़ी में पीछे लाल रंग की बत्ती होती है, चांगे भी लगी होती है, तो उस बत्ती को कासू फोड़ रहा था। क्यों फोड़ रहा था? वो इसलिए फोड़ रहा था कि वह यह देखना चाहता था कुछ जो कार है, तो कार की जो बत्ती है तो उसके अंदर लाल क्या है, उसे वह देखना चाहता था, इसीलिए कुछ उससे फोड़ रहा था। तब तो कुछ खटखट की आवाज सुनाई दी। तब तो क्या हुआ कि सोफर और सेन साहब जी ने तुरंत उसके तरफ लपके कि भाई देखिए गाड़ी के पीछे कौन है, कौन खूट खाट कर रहा है। तो क्या हुआ कि देखे तो कौन था, कासू था। कासू को कोची वे उठा लेते हैं और उठाने के बाद मुस्कुराने लगते हैं। अगर एक गरीब का बच्चा अगर उस कार को छूता तो सेन साहब जी उसका खजियत तक बना देते। खैर नहीं कि उसका क्या हाल होता, बाकी खुद उनका पुत्र था, इसीलिए वे कुछ बोले नहीं। और ये नहीं, क्या हुआ कि जो कासू था, तो कासू ये दोनों जो गाड़ी की जो पहिया है, तो पहिया कोची हवा भी निकाल दिया था। कौन? कासू। तो भाई सब लोग सोच के उनके मित्रगण शायद ये भी काम लगता है किसका है, कासू का है, क्योंकि बहुत चुली और बदमाश लड़का था। उन्होंने सोफर से बोले कि सोफर तुम लियाकर जिसे पंप और इसका चक्का में हवा भर दो, और हवा भर दो। हवा भरने के बाद क्या करो, तो फिर जब हवा भर जाएगा, और जो उनके मित्र थे तो बैठ गए, और जो पानी से बैठे और सेन साहब जी दो ये सब अपना संगे बैठे। और बैठने के बाद क्या हुआ कि सोफर पंप लाता है और उसमें हवा भरता है, तो फिर कुछ दोनों अपना चलना प्रारंभ कर देते हैं। मेरे विद्यार्थियों, कहा जाता है कि अगर वही जो कासू था, कासू उन्होंने, जिसको हम खोखा बोलते हैं, खोखा खोखी लड़का और लड़की का नाम है, वही जो कासू था, तो सेन साहब जी के इज्जत प्रतिष्ठा पर उन्होंने पानी फेर दिया, उनके इज्जत का धुजिया मचा दिया, उनके इज्जत प्रतिष्ठा को थोड़ा सा भी नहीं समझा। और कहा जाता है कि उनको एकदम पानी जिसे कहा जाता है कोई लज्जित कर देता है, उसी प्रकार से उनको एकदम कलंक कर दिया। कौन? खोखा, क्योंकि खोखा चुल्ली और बदमाश लड़का था। विद्यार्थियों, कहते कासू ने, अरे मदन ने कासू का कितने दांत तोड़ा, तो उन्होंने 2 दांत तोड़ा था। मेरे विद्यार्थियों, अगर कहानी आप लोगों को अगर समझ में नहीं होगी तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आप लोगों को पुनः फिर से मैं कल आऊंगा, फिर आप लोगों से कल मिलूंगा और मैं पुनः आप लोगों को वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अगर जहां पर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तहां पर आप लोग पूछने की कोशिश कीजिए, और जहां पर नहीं दिक्कत होता है तो आप तो सोचिए, घबराइए मत, मैं आप लोगों को पुनः फिर से बताने के लिए कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा, ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। धन्यवाद विद्यार्थियों।